अस्सलाम वालेकुम। चैनल M5 से नसरीन हुसैन परवेज़ आपसे मुखातिब है। जनाब, हमारे वालिद के मतलब उस ज़माने के दोस्तों में से हैं जब यूनियंस होती थी स्टूडेंट्स की, और मेरे वालिद भी यहाँ SM कॉलेज में होते थे, तो वो उनके ज़माने के दोस्त थे। फिर वो अमेरिका शिफ्ट हो गए। फ़तेयाब अली ख़ान, मासूमा हसन साहिबा के हस्बैंड फ़तेयाब अली ख़ान, कोई बताने की ज़रूरत नहीं, जो तरक्की पसंद तहरीक पाकिस्तान में जब शुरू हुई, तो जो कराची से जो लोग उसमें शामिल थे, उसमें फ़तेयाब अली ख़ान थे, उसमें बहुत बेतहाशा लोग थे जो तरक्की पसंद तहरीक से जुड़ गए। और उस ज़माने में ज़रा फ़ैशन भी था, रशा मौजूद था, तो वो लेफ्टिस्ट जो थे सुर्खे कहलाते थे। सुर्खों का जो रोमांस था लेफ्टिस्ट होने का, और मार्क्सिज्म का बड़ा रोमांस था, मार्क्सिस्ट कहलाते थे लोग, उस नज़रिए के हामिल हो गए थे। तो ये सब एक पढ़े लिखे तहजीब के अलंबरदार थे, चाहे हमें उनसे कितना भी नज़रियाती इख्तिलाफ हो, लेकिन उनके यहाँ ये इस तरह की कोई बदतमीजी, कोई बेहूदगी, कोई करप्शन कि वो बेच के खा जाना अपने प्लेटफॉर्म्स को, NGOs बनावा, NGOs वगैरह का तो तस्वुर ही नहीं था। यूनियंस होती थी स्टूडेंट्स की, और वो सब पूरा शहर उनको जानता था कि ये यूनियनिस्ट हैं। दोस्त मोहम्मद फैजी साहब थे, ये सब लोग। मुस्तफ़ा एन काज़मी थे, जो जंग अखबार में कॉलम मुसलसल लिखा जाया करता था, शहर से 12 मील परे, यानी उस वक्त यूनिवर्सिटी 12 मील परे थी, तो बहुत लगता था बिल्कुल शहर से बाहर है। अब तो यूनिवर्सिटी से आगे इतनी बड़ी आबादियां चली गई हैं, शहर इतना फैल गया है कराची। तो उस वक्त जो है, जो पढ़े लिखे लोग होते थे, यूनिवर्सिटी के डिबेटर्स को लोग पहचानते थे। चिश्ती मुजाहिद साहब, शाहिद अजीज सिद्दीकी साहब, एतजाज एहसन साहब, ये सारे कौन लोग थे? ये कराची यूनिवर्सिटी के बहुत ही होनहार तालिब इल्मों में इनका शुमार होता था। शाहिद अजीज सिद्दीकी जो प्री कॉमनर CSP ऑफिसर थे, अब उनका इंतकाल हो गया, कराची के कमिश्नर भी रहे। और बेतहाशा ऐसे नोन लोग हैं जिनकी आबियारी जो है स्टूडेंट लाइफ से। यावर मेहदी साहब, हमारे यावर भाई ने बज़्म तलबा रेडियो पर एक प्रोग्राम होता था, उससे शुरू की, और फिर वही लोग, जिसमें परवीन शाकिर भी थी, जिसमें खुशबख्श शुजात थी, जिसमें दोस्त मोहम्मद फैजी थे, जिसमें हॉकी से इस्लाहुद्दीन थे, जिसमें सारे दानिश्वर जो बाद में, और शायर बड़े बड़े, वो सब बज़्म तलबा से आगे बढ़े हुए लोग थे। फिर वो प्रैक्टिकल फील्ड में आए और उन्होंने अपने आप को मनवा लिया। लेकिन कहीं करप्शन का तो खैर दूर दूर तक शायबा नहीं, और कोई एक दूसरे की मुखालफत में लोगों की पगड़ियां उछाल देना, और लोगों के घरों में उनकी खवातीन तक पहुंच जाना, जो अब हम सोशल मीडिया पर देख रहे हैं, जिस तरीके के हमारी समातें और हमारी बसारतें जो हैं उसकी आदी होती जा रही हैं। उस हवाले से आज एक क्लिप मैंने ये करना है। तो वो उस जमाने में मेरे वालिद के दोस्तों में से जो साहब थे, तो वो भी उतने ही उम्र रसीदा हो चुके हैं जितने मेरे वालिद इस वक्त हयात होते। तो वो उन्होंने USA में वो सेटल हैं बहुत अरसे से, तो उन्होंने मेरे वो देखते हैं। और मुझे इस बात की कोई, मुझे इस पर बताते हुए कोई नहीं कि मेरे जो 3,500 सब्सक्राइबर्स हैं 3 साल में, तो उनमें से पाकिस्तान से मुश्किल से मेरा ख्याल यह है कि 1000 सब्सक्राइबर्स होंगे, या 1500 होंगे, 1500, 1200, 1500 होंगे। 2000 सब्सक्राइबर्स बाहर की दुनिया से हैं, अमेरिका से, कनाडा से, यूरोप के कई मुल्कों से, हिंदुस्तान से, और फार ईस्ट में कनाडा से। मैं बड़ी हैरान होती हूँ, इंग्लैंड से। और ये सीना गजट के तौर पे चलते चले गए। जब मैंने अपने कुछ रिलेटिव्स और कुछ सोशल सर्कल के लोगों को, कुछ हमारे पुराने नेबर्स थे, उनको भेजे, तो वो इसको आगे भेजते चले गए। तो उनका एक बड़ा जबरदस्त आज मुझे मैसेज आया, और उन्होंने कहा कि नसरीन बेटा, बात यह है कि ये जो तुम्हारी सब्सक्रिप्शन है बेशक कम है, लेकिन हरगिज हरगिज इससे मायूस होने की जरूरत नहीं, क्योंकि हम अब पाकिस्तान को, जब से हमने पाकिस्तान छोड़ा है, तो यूं समझ लो कि यहाँ हमारे साथ जितने लोग हैं, जो हमारे यूरोप में दोस्त हैं, जो हमारे इंग्लैंड में दोस्त हैं, जो कनाडा में हैं, उन सबको हमने आपका ये जो है चैनल जो है, इसको हमने वायरल किया हुआ था, तो सब सब्सक्राइबर बन गए आपके। तो सबसे मैंने राय लेने के बाद मैं आपसे बता रहा हूं कि हम पाकिस्तान को जब उसके सोशल मीडिया या मेन स्ट्रीम मीडिया में जो एक पॉलिटिकल भौचाल आया हुआ है टॉक शोज का, उनके जरिए देखते हैं,
तो हमें बड़ी हैरत होती है। क्या पाकिस्तान ऐसा हो चुका है पिछले 50 वर्षों में और पिछले 25 वर्षों में मेन स्ट्रीम मीडिया, जो प्राइवेट टेलीविजन मीडिया आया है, और उसके बाद अब ये 10 साल से जो यूट्यूबर्स हैं और जो सोशल मीडिया है, क्या पाकिस्तान इतना ही गलीज हो चुका है? क्या पाकिस्तान इतना ही तहजीब और इखलाक से गिर चुका है? क्या पाकिस्तान के लोगों की बसारतें अंधी और समाअतें बहरी हो चुकी हैं? इतने मिलियंस में उनके व्यूज हैं, तो जिससे पता चलता है कि इनको देखने और सुनने वालों की इतनी बड़ी तादाद है। तो ये इतनी बड़ी भेड़ चाल जो है लोगों की, उस हमने तो सिर्फ एक ही क्लिप के बारे में उस दिन आपको बताया, वो जो सिस्टरोलॉजी के नाम से 4 बहनें कर रही थी, यानी ना उसका कोई मकसद है, ना कोई ऑब्जेक्टिव है उसके पीछे। आप अपनी जो पर्सनल एक्टिविटीज हैं वो उनको आप वायरल करके क्या बताना चाह रहे थे? तकरीबन सभी लोगों की ऐसी ही एक्टिविटीज होती हैं अपने घर की तकरीबात के हवाले से भी, चाहे वो शादी ब्याह के तकरीबात हों या दूसरी तकरीबात हों। प्लस पगड़ियां उछालना और गलीज जबान इस्तेमाल करके अपने हरीफों को, ज्यादातर जो पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं, और ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है अब कि तहरीक इंसाफ की जो यूथ और विमेन सर्कल्स थे, उन्होंने जितना गंदा मटेरियल वायरल करना शुरू किया, यानी कि पूरे कल्चर को, मैं इसमें सिर्फ हारून रशीद साहब को ही कोट कर देती हूँ, अब वो शायद अपना चैनल चला रहे हैं या सुनो टीवी पर थे कुछ अरसे पहले तक, तो वो जब थे दुनिया टीवी में भी थे और उसके बाद वो 92 चैनल पर थे, तो उन्होंने उस वक्त कहा था 92 चैनल पे कि भाई ये किस तरह के, मैं खुद इमरान खान का बहुत बड़ा हामी था, लेकिन मैं उनको कई दफा समझाया कि देखिए ये जो आप तरबियत कर रहे हैं अपने नौजवानों की, ये हमारा फ्यूचर है, ये लोग, ये क्या किस तरह की तरबियत हो रही है और किस तरह की ये चीजें जो है इनकी तरफ से। हमेशा से पॉलिटिकल पार्टीज एक दूसरे के खिलाफ हर्जा सराई करती थी, ये कोई नई बात नहीं है, लेकिन ये अतवार जो है ये तो किसी में नजर नहीं आए। फिर वो म्यूजिक का उन्होंने वो शुरू किया, वो जो एक ड्रम बजाता था एक लड़का, फिर वो चले गए उनको छोड़कर, और फिर जाके उन्होंने कहा कि जी हमें पैसे नहीं दिए उन्होंने, तहरीक इंसाफ ने। बड़ा मशहूर उनका बैंड ड्रम उनका होता था, बजता था। फिर जुनून के कुछ लोग थे, सलमान जिसमें शामिल थे, अभी भी पता नहीं है कि नहीं तरीके, ये कायदे करीने के लोग थे। जुनेद जमशेद के जमाने से जुनून को हम देखते थे, तो सलमान जो थे उसमें वो आगे आगे थे। फिर अबरारुल हक, उनके गाने चली, वहां तक तो सही है, लेकिन उसके बाद जो ये गालम गलोच, गलाजत, बेहूदगी, एक खातून, उनकी तो यानी वो इतनी गलीज गुफ्तगू करती थी कि वो ना तो अहाता तहरीर में आ सकती है, ना वो अहाता बयान में आ सकती है। इतनी वो आंटी कहलाती थी, तहरीक इंसाफ की आंटी। इतनी गलीज जबान वो इस्तेमाल करती थी, और तमाम सियासी पार्टियों के लिए, उनके घरों की खवातीन के लिए, उनके कंडक्ट और कैरेक्टर के बारे में। अब आप देखिए, ये जो हमेशा कोड ऑफ कंडक्ट इलेक्शन कमीशन साइन कराता है, जिसको ज़ाब्ता इखलाक उर्दू में कहते हैं, और ये हमेशा से, जब से इलेक्शन कमीशन के रूल्स आपको कुछ कुछ पता चलते जाते हैं, तो उसमें सबसे पहले तमाम पॉलिटिशियंस को ये सर्कुलर दे दिया जाता है कि जी आप ज़ाब्ता इखलाक की पाबंदी करेंगे, जो मॉरल एथिक्स हैं उनका ख्याल रखेंगे, कोई एक दूसरे पर कीचड़ उछालते वक्त अपनी बाउंड्रीज को क्रॉस नहीं करेगा। तो होता भी ऐसे ही था, अगर कोई हद से आगे निकलता था तो फिर वो लोगों की नजर में भी आ जाता था, और लोग उसके लिए कोई अच्छा तासुर नहीं वो अपना छोड़ते थे, तो जो लोग उनको वोट देना भी चाहते थे वो भी पीछे हट जाते थे। इसलिए इस कल्चर को फरोग देने में जो काम इमरान खान साहब ने किया और उनकी मेन लीडरशिप ने किया, वो बहुत ही बुरी चीज थी, बहुत बुरी चीज थी। तो अब उन्होंने मुझे कहा कि आप शुक्र कीजिए, मैं तो हैरान हूं कि पाकिस्तान की इस बेहूदगी के तूफान में जलजले, बल्कि कई दफा तो जलजलों के झटके जैसे महसूस होते हैं, उस तरह ये पाकिस्तान का सोशल मीडिया फजूल लोगों का टाइम वेस्ट। लेकिन मैंने उनको कहा, मैंने फिर टेलीफोन पर उनसे बात की, मैंने कहा आप ये कैसे कह सकते हैं कि फजूल,
اس کا مطلب ہے یہ قوم فضول چیزوں کو سننا اور اپنا وقت برباد کرنے پر اس حد تک آگے نکل گئی ہے کہ کوئی کام دھام چھوڑ کے اور وہ یہ اس طرح کی چیزیں سنتے ہیں. تو میں بڑی حیران ہوتی ہوں اور میں سوچتی ہوں کہ میرے یا مجھ جیسے جتنے بھی لوگ ہیں ان کے سبسکرپشن بھی کم ہے, ان کے ویوز بھی کم ہیں, تو کیا وہ اس سے مایوس ہوئے, چھوڑ کے تو نہیں چلے گئے؟ تو میں نے دیکھا نہیں, سب اپنی جگہ جم کر کھڑے ہوئے ہیں. جنید اکرم صاحب, میں نے بھی ان کو سنا, بہت اچھا ان کا کانٹینٹ ہوتا ہے, لیکن یہ ہمارے پروڈیوسر صاحب بتا رہے تھے کہ جب انہوں نے شروع کیا تھا تو یہ اتنا پتھیٹک ان کے ویوز تھے اور اتنا پتھیٹک سبسکرپشن تھی, لیکن وہ بالکل مایوس نہیں ہوئے. لیکن انہوں نے ایک کام, اس کو اچھا سمجھ لیں یا وہ مایوس ہو کے تنگ آ کے, انہوں نے اپنے کانٹینٹ میں تبدیلی کی. یعنی وہ تھوڑا تھوڑا انہوں نے کوشش کی کہ وہ سوشل میڈیا کی اس روش پر چل پڑیں جہاں سے ان کے ویوز آنا شروع ہو جائیں. تو اب ان کے ویوز جو ہیں وہ 10 سال میں جا کر, میرے خیال ہے شروع کے 5-6 سال تو بالکل ان کو مایوسی ہوئی, اور اس مایوسی میں وہ اتنا آگے بڑھ گئے کہ اب جو ان کے میں نے کلپس دیکھے تو وہ بالکل ان کے اس 5 سال اس جنید اکرم کے کا کانٹینٹ مجھے نہیں محسوس ہوا. تو میں ان سے یہی کہوں گی کہ جنید اکرم صاحب پلیز اپنے جو ہے نا وہ کانٹینٹ پہ کانفیڈنٹ رہیے. دیکھیے لٹریچر میں بھی جو پرنٹ میڈیا ہے, اگر آپ, کیونکہ اب پڑھنے لکھنے سے لوگوں کا تعلق ختم ہو چکا ہے نا, اخبار نہیں پڑھا جاتا, کالم نہیں پڑھے جاتے, ایڈیٹوریل نہیں پڑھے جاتے. لٹریچر پہ آئیے تو وہ افسانہ, وہ ناول, وہ شاعری کچھ بھی نہیں دیکھا جا رہا, کچھ بھی نہیں سنا جا رہا. وہ کلچر, کراچی جیسا شہر جو ہے وہ مشاعروں کا شہر کہلاتا تھا, عالمی مشاعرے ہوتے تھے. آپ لاہور میں جائیے تو راوینز کہلاتے تھے. پنجاب گورنمنٹ کالج پنجاب جو ہے لاہور جو ہے, اس کا اسٹوڈنٹ آج بھی اپنے آپ کو راوین, جو پرانے ہیں اس میں کچھ سی ایس پی آفیسرز بھی تھے, اس میں کچھ کامنرز بھی تھے جو سول سروس میں آ گئے, جو دوسرے اپنے شعبوں میں ڈاکٹرز ہو گئے یا کوئی انجینئرز ہو گئے یا شعبز میں بھی آ گئے, تو وہ اپنے آپ کو راوین کہتے ہوئے بہت فخر محسوس کرتے تھے. اپنی درسگاہ کی جو ایک عزت و وقار ہوتا ہے, ایک سٹیٹس ہوتا ہے, اس پہ طالب علم فخر کرتا ہے اگر وہ اچھا ہو تو. تو اب پنجاب میں بھی کلچر بہت, فوک کلچر, پنجاب کا جو فوک ورثہ ہے, جو فوک کلچر ہے, وہ بھی اتنا رچ ہے, اتنا رچ ہے. بابا بلے شاہ, فرید شکر گنج, سلطان باہو, ان کے جو کلام ہے, سب کے صوفیانہ کلام جو ہیں, تو اس طرح جو ان کا لوک ورثہ تھا وہ بہت رچ تھا, ابھی تک ہے. پی ٹی وی سے ایک پروگرام لوک ورثہ ہوتا تھا, اقصی مفتی صاحب کرتے تھے اس کو, اور بہت زبردست, بڑا خوبصورت پروگرام پی ٹی وی سے ہوتا تھا. پی ٹی وی تو خیر گہوارہ تھا, ادب, تمیز, تہذیب, ہر معاملے میں انہوں نے اپنی ہر فیلڈ میں, کوئی اس پروگرام ہو رہا ہے تو اس کا ایک سٹینڈرڈ ہے. پھر ہم نے ایک بول ٹی وی آیا, پچھلی مینجمنٹ جس کے ساتھ تھی, ان کے کوئی پروگرام بھی دیکھے, ریما کے کتنے بچے ہیں, میرا نے کتنی شادیاں کی ہیں, اس پر بھاری بھاری انعامات ملا کرتے تھے. یہ آپ یہ پڑھا رہے ہیں بچوں کو. اپنے فلم سٹارز جو ہوتے ہیں اس سے لوگ ضرور متاثر ہوتے ہیں اور ضرور ان کو پسند کرتے ہیں, لیکن ایک تعلیمی کوئی اس پروگرام میں آپ سوالوں کی بہتات ہو اس طرح کی, تو پھر ہاں, اگر آپ ان سے یہ پوچھتے کہ قوی خان کے کون سے ڈرامے آپ نے دیکھے اور ان کو کیسا پایا آپ نے, تو پھر میں بڑا خوش ہوتی. تو اس وقت بھی میں بتا رہی ہوں جب پڑھنے لکھنے کا رواج تھا, جب اچھا ادب پڑھا جاتا تھا اور سنا جاتا تھا, اس وقت بھی جو کلاسک لٹریچر ہوتا تھا, مثلا اس زمانے میں مجھے یاد ہے خواتین بہت پڑھی لکھی تو نہیں ہوتی تھی, لیکن شادیاں ہو جاتی تھی گھر بار, لیکن وہ اے آر خاتون کے ناولوں سے اور زبیدہ خاتون اور سلمہ کمل کے ناولوں سے جڑی رہتی تھی. پھر ان ناولوں کو جو ہے وہ اڈاپٹ کرنا شروع کیا, ڈرامائی تشکیلیں ہمارے یہاں, اس میں بجیا بہت زبردست کام کرتی رہی ہیں, فاطمہ سریا بجیا, اور بہترین ڈرامے انہوں نے ڈرامائی تشکیلیں کی. شمع ہے اس میں, افشاں ہے, سب یہ اے آر خاتون کے ناول تھے. تو یہ جو تمام کام تھا اس میں پھر باہر کی وودرنگ ہائٹس وغیرہ جو ہے, جین آئر بڑا مشہور کلاسک ادب ہے انگریزی کا, تو شارلٹ برونٹے, ایملی سسٹرز کہلاتی تھی. ہم نے انگلش لٹریچر میں جو 4 بہنیں ہیں ان کو ہم نے پڑھا. ایملی سسٹرز میں شارلٹ برونٹے کی جو جین آئر تھی
वो तो पूरी दुनिया में क्लासिक्स में, और उस पर बेतहाशा फिल्में भी बनी और बेतहाशा उसको जो है वो ड्रामे भी उस पर बने दुनिया के तमाम टेलीविजन से, तो उसको बहुत पसंद किया जाता था। लेकिन अब क्या है मुझे तो समझ नहीं आती। हाँ, मैं एक कह सकती हूँ, हम टीवी बहुत अच्छा ड्रामा कर रहा है, और हम टीवी के ड्रामा में बेशक वो नहीं है जो आज से 5-6 साल पहले तक उसका मेयार था, वो मेयार गिरा है कमर्शियलिज्म की निचली सतह पर आ जाने से। हर चीज गिरेगी, याद रखिए। तो वो उसमें वही जो है लचरपन, बेहुदा डायलॉग और बॉडी लैंग्वेज, वो सब तब्दील हुई है पिछले 5 सालों में। लेकिन जब सुल्ताना सिद्दीकी साहिबा ने ड्रामा शुरू किया हमसे, तो कमाल कर दिया था उन्होंने, क्योंकि उन्होंने वो ट्रीटमेंट, वो पीटीवी में रही थी ना, लिहाजा उन्होंने वहां से जो कुछ बोरो किया, जो वहां से उन्होंने लिया, वही अपने चैनल पे शुरू किया। तो लोग बहुत खुश हो गए, लोगों को नजर आया कि उन्होंने पुराना पीटीवी जो है वो रिवाइव कर दिया ड्रामे के हवाले से। लेकिन फिर उन्होंने शायद ये सोचा, खैर अब तो सोचने वोचने का काम खत्म हो चुका है, जब से उन्होंने अपने स्टाइल अवार्ड और ये तमाम खवातीन के कपड़े उतार के उनको कनाडा और अमेरिका ले जाना, और वहां से बेहुदा किस्म के प्रोग्राम करना। कपड़े तो बहुत कम पहनती हैं खवातीन उनके उन शोज में, और बड़ी बड़ी उम्र की औरतें, हमारी उम्र की औरतें, बुशरा अंसारी साहिबा, वो बहुत ही जो इतनी वर्सटाइल आर्टिस्ट थी, और मेरी वो फेवरेट आर्टिस्ट थी। लेकिन वो भी छिचोरपन, लचरपन और चिपस्टर जिसको कहते हैं ना, वो कहलाने लगी है बाकायदा। इतनी चीप उनकी कॉमेडी होने लगी है। तो वक्त के साथ साथ जो है वो इस हद तक गिर जाना कि अपनी शनाख्त खो देना, ये बहुत बड़ा अलमिया है मीडिया का। जाहिर है कि ये शो बिजनेस है या प्रिंट लिटरेचर है, प्रिंट मीडिया है या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, ये सब आपके कल्चर में और आपके लिटरेचर में शुमार होते हैं। तो हमें ये देखना पड़ेगा कि इस सारे तूफान में क्या उस वक्त कुर्रतुल ऐन को भी इतने ही लोग पढ़ते थे, क्या मुमताज मुफ्ती को भी उतने ही लोग, यानी यानी अवामी सतह पर लोग नहीं जानते थे मुमताज मुफ्ती कौन है, लोग नहीं जानते थे कुदरतुल्लाह शहाब कौन है। हाँ, जो हमारी सिविल सर्विस के लोग थे उन्होंने खास वजह से पढ़ लिया था उसको, क्योंकि वो एक सीनियर सिविल सर्वेंट की रुईदात थी शहाबनामा कुदरतुल्लाह शहाब का। उसके अलावा आप ये देखिए कि जो बड़े बड़े क्लासिक्स जो होते थे उर्दू लिटरेचर के, वो बहुत कम पढ़े जाते थे, लेकिन उनका मेयार, उनका स्टैंडर्ड जो है वो उन्होंने गिराया नहीं कि नहीं, चूंकि हम कम पढ़े जा रहे हैं और हमारे मुकाबले पे जो आम सतही 3 औरतें 3 कहानियां अखबार जहां की और दूसरी डाइजेस्टों की कहानियां ज्यादा पढ़ी जा रही हैं, तो उन्होंने ये देखकर कि डाइजेस्ट 1-1 लाख छप रहा है, लेकिन उनकी किताब जो है वो कभी 2000 और बहुत हुआ तो 5000 से ज्यादा कभी किसी की किताब नहीं छपी। और कहाँ के डाइजेस्ट मुझे अच्छी तरह याद है, व्हेन आई वाज विद इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट, तो हमारे पास सेंसर के लिए आते थे, खवातीन डाइजेस्ट आता था, पाकीज़ा आता था, और उनमें मेयार जो उर्दू डाइजेस्ट ने अपना बरकरार रखा वो वैसे का वैसा ही है, लेकिन उसके रीडर्स में भी कमी नहीं आई, बहुत सेलेक्टेड रीडर्स उसके होते चले गए, लेकिन उन्होंने उस सतह पर आकर डाइजेस्टों की कहानियां, फिर उसमें हमारे शकील भाई हैं, मैंने उनको रिक्वेस्ट करनी है कि मेरे चैनल पे किसी दिन आए। शकील आदिलजादा साहब ने निकाला था अपना जो डाइजेस्ट है उनका सबरंग, साल में 1 दफा या 2 दफा छपता था, हर महीने नहीं छपता था, मगर जनाब लोगों को उसका इंतजार रहता था। इसी तरह जासूसी नॉवेल और जासूसी कहानियां जो डाइजेस्टों में ज्यादा होती थी, फिर वो भी बहुत ज़ौक शौक से पढ़े जाने लगे, लेकिन उसमें बेहूदगी का आंसर कहीं नहीं था। वो प्रिंट मीडिया में तो इतना होता भी नहीं था, सेंसर की वजह से अगर कुछ लिखना भी चाहें तो इन बिटवीन द लाइंस बहुत कुछ हो जाता था। तो बड़े अच्छे अच्छे हमारे पास कॉलमिस्ट राइटर, जाहिदा हिना जैसी कॉलमिस्ट पूरे बर्रे सगीर में कोई वुमन कॉलमिस्ट जाहिदा हिना को छू भी नहीं सकते हैं। लेकिन अब पूछिए आप यहाँ कितने बच्चे हैं, कितनी इस जनरेशन में जो पिछली 20 साल की जनरेशन है, कितने लोग जाहिदा हिना को जानते हैं या पढ़ते हैं। नॉवेलिस्ट हैं बहुत बड़ी, और उनके फैमिली, जहां उनकी शादी हुई जॉन एलिया साहब की, वो एहलिया थी, तो रईस अमरोवी और सैयद मोहम्मद तकी की फैमिली को कितने लोग जानते हैं। उनका एक अदबी मेयार था, तो वो उस मामले को अगर आप उस तरह देखें तो मैं तो कुछ भी नहीं हूं, मैं तो एक अपने लेवल के हिसाब से अपने प्रोग्राम्स कर रही हूं।
तो मैं ये सोच कर के जी मेरे तो यही बात मुझे एहतशाम अंकल ने कही और मुझे बड़ा हौसला मिला। उन्होंने कहा हमारी तरफ से ये एक पैगाम दे दीजिएगा कि प्लीज अपने प्रोग्रामों का मेयार कभी इस वजह से नीचे ना लेकर आए कि इससे आपकी सब्सक्रिप्शन और आपके व्यूज बढ़ जाएंगे। हरगिज हरगिज नहीं जनाब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपकी दुआएं चाहिए। और आप जैसे आपकी जनरेशन के बाद वाली जनरेशन ने भी, उन्होंने कहा कि जो बाहर जो लोग ओवरसीज हमारे पाकिस्तानी शिफ्ट हुए हैं उसमें जितने पढ़े लिखे लोग हैं, जिनका पढ़ने लिखने का शौक है, जिनको वो उनमें से जो सब्सक्राइबर्स हैं उन्होंने भी यही कहा कि नहीं जनाब, अपने प्रोग्रामों के मेयार को प्लीज कभी ना गिरने दीजिएगा। क्योंकि हम पाकिस्तान का सोशल मीडिया अब जब देखते हैं तो शर्म आती है कि क्या पाकिस्तान ऐसा हो चुका है। बेफिक्र रहिए, मुझे सिर्फ आपकी दुआएं चाहिए, आप तमाम लोगों की जो पाकिस्तान में भी हैं और पाकिस्तान से बाहर भी हैं। मैं हरगिज हरगिज, चाहे मेरी सब्सक्रिप्शन जो है वो बरसों 3,500 ही चलती रहे या उससे भी कम आ जाए, मैं अपनी जगह से टस से मस होने वालों में से नहीं हूं। चाहे मेरे व्यूज गिरते गिरते, सिर्फ दुआ जहरा का मैं जानती हूं 80,000 व्यूज थे, वो सबसे ज्यादा थे। उसके बाद 4,000, 5,000, 10,000, 6,000, 7,000। कुछ यूट्यूब के लोगों ने भी मेरे साथ बड़ा हाथ किया और वो उस हवाले से था जब मैंने इंडियन कंटेंट को क्रिटिसाइज करना शुरू किया। तो मुझे उस वक्त तक ये भी नहीं पता था कि यूट्यूब के जो सीईओ हैं और गूगल के, वो दोनों इंडियंस हैं, हिंदू हैं दोनों। तो उन्होंने अपने तासुब का जिस तरह मुजाहिरा किया, तो मैंने इस पर कई क्लिप किए हैं और मुझे इस पर उनसे कोई शिकायत नहीं है। उन्होंने अपने ज़र्फ का और अपने तासुब का इजहार किया। हम अपने रास्ते से नहीं हटेंगे, यहीं पर रहेंगे हम। तो व्यूज बेशक मेरे कम हो जाएं, ना बढ़ें ज्यादा, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं अपने रास्ते पर डटी रहूंगी, मैं इस्तकामत से। सब्र, एक तो लोगों को सब्र का मायना बड़े अजीब लिए जाते हैं। पूरी अरबी लुगत मैंने देख डाली, सब्र के मायने कहीं भी बर्दाश्त करने के नहीं है। यानी आप जुल्म सहते रहें और फिर कहेंगे साबिर हैं, नहीं। जुल्म के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। परवीन शाकिर ने कहा ना, जुल्म सहना भी तो जालिम की हिमायत ठहरा, खामोशी भी हुई पुश्त पनाही की तरह। तो ये जुल्म है, ये अदबी जुल्म है, ये समातों और बसारतों को अंधा कर देने का जुल्म है, जबर है जो इस कौम पर किया जा रहा है। और उस पर जो लोग खामोशी इख्तियार किए हुए हैं, उनको इस खामोशी से बाहर निकलना होगा और उनको अपने कंडक्ट से, अपनी समातों और बसारतों के जरिए ये प्रूफ करना होगा कि नहीं, अभी ये कौम जिंदा है, इसका सांस चल रहा है। शुक्र है ये अभी वेंटिलेटर पर नहीं आई, लेकिन आ जाएगी अगर यही रविश इख्तियार की जाती रही तो। आप आर्ट्स काउंसिल को अगर देखते रहे, उसके छिचोरे घटिया पन के जो है ना वो गैर मेयारी प्रोग्राम भी देखते रहे। एक आध प्रोग्राम बहुत अच्छा होता है उनका, जो उनकी अदबी उर्दू आलमी कॉन्फ्रेंस को उन्होंने बोरो किया इंडिया से। ये कॉन्फ्रेंस हमेशा से दिल्ली में होती थी, अच्छी बात है, उन्होंने अच्छी चीज कॉपी की और अहमद शाह जो है इस आलमी कॉन्फ्रेंस को ही बस उसी पर ये उन्होंने एक म्यार कायम किया हुआ, कोई बात नहीं। लेकिन बाकी प्रोग्रामों का उनके क्या हाल है? ये जो लोग आकर, जब प्रोग्राम शुरू होता है आर्ट्स काउंसिल में कोई, और कहा जाता है ये अहमद शाह हैं जिन्होंने कल्चर को जिंदा रखा हुआ है। किसी एक साल में होने वाले एक 3 दिन के प्रोग्रामों को बेस बनाकर हर प्रोग्राम में शुरू उनका कंपेयर जो भी होता है, जो भी कंडक्ट कर रहा होता है उनके यहाँ का कोई भी प्रोग्राम, तो वो यहां से ही शुरू होता है, अहमद शाह ने कल्चर को जिंदा रखा हुआ। नहीं भाई, ये कल्चर खुशबख्त यावर भाई और उनके तमाम जो उनके शुरका थे, उन लोगों ने बरकरार रखा हुआ था इस म्यार को, कल्चर को। अगर आप ऑल ओवर देखें, बेशक यावर भाई जो हैं उनके पास इतना पैसा कभी भी नहीं आया। सिंध गवर्नमेंट उस वक्त जुर्रत नहीं कर सकती थी कि वो यावर मेहदी को इतना पैसा दे जितना वो अहमद शाह को देते हैं, क्योंकि उसमें इनका अपना भी तो सिलसिला होता है ना। अगर 10 करोड़ दिए, अगर 50 करोड़ दिए, तो 20 करोड़ अपनी जेब में, 10 करोड़ अपने से ऊपर वालों, अपने लीडर साहब और उनकी बहन साहिबा की जेब में, और 1-2 करोड़ अहमद शाह की पॉकेट में, और कुछ पैसा वो प्रोग्रामों पर लगा देते हैं। अब वो भी यही साल के यही 3 प्रोग्राम्स जो 3 दिन के होते हैं, क्योंकि बाहर से लोग आते हैं, उनके एयर टिकट्स हैं, उनका स्टे है, बोर्डिंग लॉन्जिंग है,
یقیناً وہ ایک مہنگا پروگرام ہوتا ہے. تو باقی پروگرام تو کمرشل ہوتے، چاہے تھیٹر ہے، چاہے ڈرامہ ہے، چاہے ناچ گانا ہے، وہ سب ٹکٹ پر ہوتا ہے. ہاں کوئی اگر ایک آدھا کبھی ایسا، جیسے ماہرہ خان کا انہوں نے ایک پروگرام کیا، بہت اچھا پروگرام تھا، لیکن وہ ایک بڑی سٹار کو لے کر کیا تھا، لوگ ماہرہ خان کو سننا چاہتے تھے، تو وہ اچھا پروگرام تھا. انور مقصود صاحب نے کنڈکٹ کیا تھا، بہت عمدہ پروگرام تھا. میں اس کی تعریف کیے بغیر نہیں رہ سکتی، چونکہ سچائی سے جب آپ ہٹ جاتے ہیں تو اس کا مطلب ہے آپ پرسنل ہو جاتے ہیں. اور کچھ پروگرامز بہت اچھے، لیکن وہ شکایات جو کراچی کے پڑھے لکھے ادبی لوگوں کو، باشعور لوگوں کو ان سے ہے، ایک ہال، ایک آڈیٹوریم، طلعت حسین جیسا آرٹسٹ جو لیجنڈ ہے، لیونگ لیجنڈ ہے ایک کراچی کا، پروین شاکر لیونگ لیجنڈ ہے، فاطمہ سریا بجیا، آپ ٹھیک ہے عوامی سطح پر آ جائیے تو بجیا لیونگ لیجنڈ ہے. آپ نے ان کے نام سے کوئی بھی ہال نہیں، بس احمد شاہ ہال اور احمد شاہ آڈیٹوریم اور ہر چیز پر آگے احمد شاہ کا نام ہے. یہ کتنا بڑا المیہ ہے کہ ادب اور آرٹ کے نام پر بننے والا یہ پلیٹ فارم کمرشلزم اور کرپشن کی انتہائی سطح پر پہنچ چکا ہے. اور اب تو ان کو، میں حیران ہوں مقبول باقر صاحب کو کہاں سے پریشر آیا اور کیسے انہوں نے اس آدمی کو کلچر کا، بہت آگے پیچھے گھومتا تھا ہر چیف منسٹر کے کہ مجھے کسی طرح کلچر کا منسٹر بنا دیں. اب چونکہ کیئر کا ٹیکر گورنمنٹ تھی، 1.5-2 مہینے گزر چکے تھے، تو انہوں نے کہا چلو 1.5 مہینہ تو رہتا ہے، 1.5 مہینے کے لیے جان چھڑاؤ اس سے، تو اس کو انہوں نے اطلاعات اور کلچر دے دی. لیکن ابھی مجھے پتا چلا سوشل میڈیا پر، اور آرٹس کونسل میں کوئی گروپ ہے، انہوں نے کہا کہ جو رہی صحیح کسر کرپشن کی رہ گئی تھی، وہ محکمہ اطلاعات احمد شاہ کو دینے کا مقصد یہی تھا کہ وہاں صرف ایک ہی برانچ ہے جس کا سب سے بڑا بجٹ ہوتا ہے، جس میں شرجیل میمن جیل بھی جا چکے ہیں پچھلی گورنمنٹ میں، جو غائب ہوتا ہے. اور ہماری کلیگ تھیں زینت جہاں، پہلے وہ میری سب آرڈینیٹ تھیں، جب وہ نئی آئی تھی، پھر انہوں نے سیکھا، کچھ محنت کی، آگے بڑھی، تو وہ بتاتی تھی کہ انہوں نے یہ شکایت کی، شرجیل میمن کی کمپلین نیب کو بھیج دی، اور نیب نے شرجیل میمن کو، ورنہ شازیہ مری نے بڑا پیسہ کمایا، ان کی بہن تھی قرۃ العین جو وہاں آ کر خود پیسے اکٹھے کر کے لے کے جاتی تھی اشتہارات کے. سندھ گورنمنٹ میں جس طرح اشتہارات بٹتے ہیں، ٹینڈرز ہیں، ٹینڈر نوٹسز ہیں، اس میں زیادہ پیسہ ہوتا ہے، اور بہت سارے اشتہارات کی جو آمدنی ہے بہت زیادہ وہ انکم جنریٹڈ برانچ ہے انفارمیشن ڈپارٹمنٹ کی. تو اب احمد شاہ کے لیے لکھا گیا کہ چلیں جی، ان کے لیے کرپشن کا، پیسے کمانے کا ایک اور راستہ کھول دیا گیا. یہ کتنی بری بات ہے کہ ایک شخص کا نام آتے ہی اس کے ساتھ آپ کرپشن کا دروازہ کھولنے کی بات بعد میں کریں، اور اگر انہوں نے کچھ اچھا کام کیا پھر اس کو بھول جائیں. احمد شاہ جتنے بھی کرپٹ ہو جائیں، لیکن، اور جتنا بھی وہ لچر پن پر اتر آئیں، لیکن مجھے اس پہ کوئی تعامل نہیں کہنے میں کہ ان کی مینیجریل سکلز، میں نے بہت پروگرام کیے ہیں ان پر کوئی 2 سال پہلے آرٹس کونسل پر، تو میں نے کہا کہ میں صرف ایک چیز ہے جس کی داد دیے بغیر نہیں رہتی ہے، دیٹ از ہز مینیجریل سکلز which he have developed. بہت اچھے طریقے سے انہوں نے، ہی از اے گڈ مینیجر، ویری گڈ مینیجر. تو کاش باقی معاملات میں بھی ہم ان کی کبھی تعریف کر سکیں، جہاں ہیں تعریف کے لائق ان کے کام وہاں کر دیں گے. تو یہی کہنا تھا کہ اپنی سماعتوں اور اپنی بصارتوں کو اتنا مت گرائیے کہ آپ کے اوپر انگلیاں اٹھنی شروع ہو جائیں. خدا حافظ. افسانہ ہستی ہم اپنے آقا کو سنائے جاتے ہیں، امید لگائے بیٹھے ہیں.